Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am, Yes, you're ma'am. audible. You're audible, ma'am. Okay. Today are our first lecture about software engineering, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, bacha. We will wait for 5 minutes, then we will start, right? Today we will discuss block number 1, unit 1, 2, and 3. Uh, we will wait for only 5 minutes, then we will start, right? Exactly 9, 5. Okay. Okay, bacha. Okay, tell me, today is your first session, na? Class. Anybody listen? Yes. Oh, okay, bacha. Please share your enrollment number in this checkbox and name your enrollment number and your name in this chat box. Generally for attendance purpose. I'm asking for attendance purpose. All of you guys, please share your name and enrollment number in this chat box. Okay, nice, Shreya. All of you guys, please share. Very good. Sai, Prerna, Bhanu Pratap Sinha. Okay. Mithilesh. Okay, bacha. All of you guys, please share. Vivek. Okay, Navida. Okay, Dixit. Okay, generally we will discuss software engineering is the combination of two words, software plus engineering, right? Say yes or no, Yes, ma'am. right? Software engineering is the combination of two words, right? Software one is and second one is engineering. Now, first tell me what is the meaning of software? What is the meaning of software? The software is generally a set of codes or instructions which gets input from the user and performs a basic task and gives an output. ओके वेरी नाइस बहुत ही अच्छा देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा कि आप लोगों ने बोला बट अगर इसमें हम कुछ ऐड करें कुछ टर्म्स ऐड करें लाइक मैनुअल्स है ना यूजर मैनुअल्स
डॉक्यूमेंटेशंस, राइट। तो एक परफेक्ट डेफिनेशन बन जाती है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। और अगर हम बोले डिफाइन प्रोग्राम, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। राइट, अगर Right. हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो उसमें दो टर्म्स और ऐड हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर मैनुअल्स, सॉरी यूजर मैनुअल्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज इंजीनियरिंग। एनीबडी who can tell, who can define engineering? What is the meaning of engineering? I'm making of something like knowing Step how it by, works obviously, and step by then make it. step, Ah, right. right? Right, ma'am. Uh, Obviously, we can also define the branch of engineering that integrate electrical engineering with computer science. और we can say हम कुछ मेंटेन कर रहे हैं, कुछ डिजाइन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। तो उसी को बोला जाता है इंजीनियरिंग। और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंजीनियरिंग की जो बात होगी वो कंप्यूटर साइंस के टर्म में होगी। वी विल डिस्कस इन कंप्यूटर साइंस टर्म। तो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1। this screen is visible or not? It's visible, ma'am. Okay, now today we will discuss unit number 1। टुडे वी विल, हमें 3 यूनिट को हमें कंप्लीट करना है। तो आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। नाउ यू कैन टेल मी, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो भी एवोल्यूशन हुआ वो किस के रिगार्डिंग हुआ था, किस पर्पस के रिगार्डिंग हुआ था? किसी को, चलो मैं डिफाइन कर देती हूँ, आई विल एक्सप्लेन। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बग्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बग्स, सॉफ्टवेयर फेलियर्स, जब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ था या ये सिस्टम ही नहीं बना था, तो उससे पहले जो हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, आप लोगों ने सुना होगा ब्लैकआउट डे, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के टर्म में देखा है तो। और कुछ जैसे प्लेन से रिगार्डिंग, तो मतलब कुछ ऐसी है ना मिसकंसेप्शन में थोड़ी। अगर हम एक अगर एग्जांपल ले किसी भी प्रोजेक्ट में, हम लाइक DRDO है, इसरो है, या कोई एक डिफरेंट एजेंसी है, मतलब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम एक लाइक एक एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर हम 10 साल या 5 साल लगाए, और देखो टाइम तो लगता ही है, और मैन्युफैक्चरिंग भी कितनी ज़्यादा लगती है, और वो ही आपका जो एक्सपेरिमेंट है या जो भी आपने डिज़ाइन किया है, वो 1 मिनट में ही वो क्रैश हो जाए, तो देखो कितना लॉस होगा हमें, है ना, कितना ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि और ये लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसको बिना किसी प्रोसीजर, बिना किसी टाइम शेड्यूल के रिगार्डिंग, और वी कैन से विदाउट प्लानिंग अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आकर होती ही है। तो बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर फेलियर्स, बहुत सारे क्रैशेज हुए थे इस चीज़ के रिगार्डिंग। जो साइंटिस्ट थे, जो इन्वेंटर थे, उन्होंने ये आपका ये टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवोल्व किया कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी डिज़ाइन को अगर हम करेंगे विद प्रॉपर प्लानिंग, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ आई बेटा कि हम एवोल्यूशन क्या, एक बार आप खुद से रीड करना इस टर्म को। और इसके लिए सबसे बेटर बुक है के अग्रवाल एंड योगेश सिंह। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए जो सबसे बेटर बुक है वो आप प्लीज राइट डाउन, योगेश अग्रवाल एंड के सिंह। प्लीज राइट डाउन, नोट करें, प्लीज नोट दिस पॉइंट, के अग्रवाल एंड योगेश सिंह इज द बेस्ट बुक फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाकी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, नो इश्यूज। Got it my point? Say yes or no? Yes, ma'am. Oh, Okay. okay बच्चा, okay. In next term is, ये एक बार रीड करना, फिर देन आता है आपका सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली IEEE, ANSI एंड मोर ऑन। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। अब हम टुडे वी विल डिस्कस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। अब मॉडल्स किस किस टाइप के पॉसिबल है, अगर आप लोगों ने सुना हो, ऑब्वियसली आप MCA के स्टूडेंट्स हो तो आपने BCA में भी पढ़ा होगा, है ना। Iteration model, waterfall model. Oh, very nice.
आप मुझे ये नेम बताएं जो सॉफ्टवेयर मॉडल है। फर्स्ट वन इज वाटरफॉल मॉडल। इंटरेस्ट, हाँ वाटरफॉल मॉडल, सॉरी। वाटरफॉल के अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं आप लोगों को याद हो तो। एवोल्यूशनरी मॉडल है ना, कोकोमो मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन सभी मॉडल्स को। तो अभी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इन द स्क्रीन इज विजिबल ना? ऑल ऑफ यू गाइस टेल मी। Yes, ma'am. ओके। Okay, bacha. Software engineering deals with the development of software. Hence, understanding the basic characteristics of software is essential. Software is different from other engineering products in the following ways. तो मतलब कौन कौन से जो वेज है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड है जिससे हम यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वंस डेवलप कैन नॉट बी चेंज। ऑब्वियसली अगर हमने एक को डेवलप कर दिया किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो चेंज करना, मॉडिफाई करना थोड़ा सा टफ है। टू मॉडिफिकेशन द प्रोडक्ट, redesigning the remanufacturing is required obviously. In the case of software, ultimately changes are to be done for any changes to take effect. अगर आप लोगों को याद हो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी है बीसीए में, ऑब्वियसली पढ़ी होंगी, है ना। नाउ टेल मी सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ एनीबॉडी, किसी को आइडिया हो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हेलो गाइस, कौन बताएगा ये? हु विल गिव आंसर? नाउ टेल मी। अगर आपको याद हो सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, याद आया किसी को? ओके दीक्षा, नो इश्यूज बेटा। आई एम आस्किंग जो बीसीए का स्टूडेंट है, द सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, याद आया किसी को? ओके अनुपम, नो इश्यूज, आई विल एक्सप्लेन ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, इसका मीनिंग क्या है? चलिए हम डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे जो बीसीए के नहीं है, नो इश्यूज, आई विल एक्सप्लेन with proper example. First one is software is not manufactured. Software doesn't wear out and reusability of component. तो फर्स्ट जो आता है आपका सॉफ्टवेयर doesn't wear out, इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल से यस और नो, इसको हम समझते हैं। सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, इसका मीनिंग क्या है? अगर हम सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन हार्डवेयर से करें, तो फॉर एग्जांपल जैसे हार्डवेयर में अगर आप मान के चलो अभी आप किसी लैपटॉप पे काम कर रहे हो, या रूम पे आप फोन से क्लास ले रहे हो, या लैपटॉप से कनेक्ट हो, या जहाँ भी आप बैठे हो कि किसी भी रूम में, तो ऑब्वियसली फैन एसी वगैरह है। तो आप लोगों को लगता है कि कभी ना कभी फैन और एसी खराब होगा ही होगा, या नहीं होगा, लाइफ टाइम चलेगा वो। हार्डवेयर के टर्म में बात कर रही हूँ मैं। नाउ प्लीज टेल मी। Will eventually break down. है ना, कभी ना कभी तो वो चीजें खराब होगी जो हार्डवेयर की बात कर रहे हैं हम, है ना। और वो उसको ऑब्वियसली वियर आउट करेंगे हम, मतलब कि जब वो अपने लिए यूजफुल नहीं होगा तो उसको हम उठा के ऑब्वियसली फेंकना ही है ना, डस्टबिन में जाना ही है वो। बट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के टर्म्स में, आप लोगों ने देखा है ऐसा कोई ऐप है, या अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, वर्ड, एमएस वर्ड है या एमएस पेंट है, इसमें एमएस पेंट है, एक्सेल है, बहुत सारी चीजें हैं, गूगल शीट है जो अभी इन्वेंट होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। कोई भी चीज है सॉफ्टवेयर में बेटा, आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा उसकी वैल्यूज कम होती चली जाती है। एक ऐसा टाइम आएगा वो डिटरेशन पे चली जाएगी धीरे धीरे, सबसे पहले ऊपर हाई पे जाएगी, फिर धीरे धीरे वो एवोल्यूशन कम होता चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी वो बिल्कुल ही वियर आउट नहीं होगी। उसका यूज कम हो जाएगा लेकिन वियर आउट नहीं होगी। ये बात समझ आई? ये सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट प्रॉपर्टी। से यस और नो? यस मैम। है ना। तो ये बात होती है आपकी सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट की। सेकंड हमने बात की सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, राइट। सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर का मीनिंग क्या है?
फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें एक टीवी को मैन्युफैक्चर करना है तो आप क्या करोगे, हर एक जो उसका हार्डवेयर पार्ट है वो लेके आओगे या खुद से बनाओगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या परचेस भी करोगे तो आपको परचेस करना पड़ेगा हर एक पार्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा है नहीं, सॉफ्टवेयर में क्या आपको लैंग्वेज में परफेक्शन होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हार्डवेयर कोई पार्ट आप खरीद के लेके आ रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर, वो हमें खुद से क्रिएट करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज, C++, जावा एटसेट्रा। एंड ये प्रॉपर्टी समझ आई। नेक्स्ट आती है आपकी रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर में जैसे कोई भी हर हर टाइम कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है ना, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, वीक्स में, मंथ्स में। तो मतलब कि इसके जो कंपोनेंट है वो क्या होते रहते हैं, रीयूज होते रहते हैं बार बार। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ आई बेटा, मैन नॉट मैन्युफैक्चर, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। सो यस और नो, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। Yes, ma'am. Just kindly, I'm noting it. So, ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, ये एक बार रीड कर लेना आप लोग। Next term is importance of software engineering. What is the importance of engineering? As the application domains of software are becoming complicated and design of big software without a systematic approach is virtually impossible. Obviously, the field of software engineering is increasingly gaining importance. It is now developing like an industry. Thus, the industry has to answer or similar queries of client. First one is, what is the best approach to design of software? Why the cost of software is too high? Why can't we find all errors? And last one is, why is that there's some always gap between claim performance and actual performance? Obviously. अब आते हैं अपना जो सबसे में अभी तक तो हमने देखा। Now listen carefully. अभी तक we will discuss software engineering, both definition. Then we will come software characteristics. We also discuss with proper example. And now we will come to the most important part of software engineering, beta. Various development model, राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका सॉफ्टवेयर। यहाँ से क्वेश्चन 101% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे प्लीज फोकस करें, ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज फोकस ऑन दिस कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। नाउ इसको हम अंडर समझते हैं अभी। It is a simple two-phase model. In one phase, code is developed and in another, code is fixed. This is obviously we already listen कि क्या है, एक सिंपल टू फेज का मॉडल है। एक में तो हम कोड को डेवलप करेंगे और दूसरे में क्या कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे कि जब तक आपका क्लाइंट उसको सेटिस्फाई ना हो। बात समझ आई कि जो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है उसके अंदर सिर्फ दो फेज है। क्या है, डेवलप है, डेवलप कर रहे हैं हम कोड को, और क्या कर रहे हैं, कोड को फिक्स कर रहे हैं कि जब तक क्लाइंट उसे सेटिस्फाई नहीं हो। ये बात समझ आई। ये मॉडल किस लिए यूज होता है, स्मॉल पर्पस के लिए यूज होता है ना, छोटे मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। सिर्फ दो ही फेज है इसके अंदर। बात समझ आई, से यस और नो? Yes, ma'am. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। स्मॉल पर्पस के लिए यूज होता है और सिर्फ दो ही फेज है इसके अंदर। ये आपको जो आप ये हम डेवलपमेंट मॉडल्स रीड कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन गारंटेड है कि 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम देखिए, अब इसको एक बार देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। डेवलप कोड, फिर जाएंगे फिक्स द कोड अंटिल द कोड इज क्लाइंट इज सेटिस्फाई, एंड नाउ डिलीवर द प्रोडक्ट। बस दो ही फेज है, बिल्ड करो और फिक्स करो बस। नेक्स्ट आते हैं वाटरफॉल मॉडल पे। अब जो वाटरफॉल मॉडल है, पहले मुझे ये बताओ इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वाटरफॉल मॉडल को हमने वाटरफॉल ही नेम क्यों दिया? कोई भी मुझे बता, जो बीसीए का स्टूडेंट है, ओब्वियसली जो बीसीए का नहीं है बेटा आप समझना इस बात को, और जो बीसीए के बच्चे हैं वो मुझे बताए कि वाटरफॉल मॉडल को ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्यों दी है। व्हाई विल दिस प्रेजेंटेशन इज नीडेड ऑन वाटरफॉल मॉडल? ma'am, for the process of software development, I mean, like for developing the software.
ओके बेटा, आई एम आस्किंग कि इसको रिप्रेजेंटेशन क्यों, मतलब कि इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्यों है? प्लीज गाइस, Step by step, ma'am. Like building it step by step. Like first step it will complete. After that it will go like stepwise manner. ओके ओके बच्चा, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स कुछ और ऐड ऑन करना चाहता है कोई, इंक्लूडिंग मी? 38 Ma'am, it is स्टूडेंट्स यहाँ पे flows. प्रेजेंट। हाँ बोलिए बेटा। ओम, Ma'am, it flows like water. वेरी नाइस, परफेक्ट। देखो ओम ने बिल्कुल करेक्ट बताया, क्योंकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से है, एक झरने की तरह, एक वाटरफॉल की तरह है ना? स्टेप बाय स्टेप तो है ही, लेकिन प्रणव स्टेप बाय स्टेप तो है, बट एक वाटरफॉल की तरह हो रहा है ना हर एक प्रोसेस। दैट्स द रीजन वी कैन कॉल इट वाटरफॉल मॉडल। Now we will discuss. It is the simplest, oldest model, widely used process model. In this model, each phase of the life cycle is completed before the start of new phase. मतलब जो भी यहाँ पे जो स्टेप है, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, तो हर एक जो भी यहाँ पे एक स्टेप है, जो एक फेज है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तभी हम दूसरे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? Already discussed, in this model each phase of the life cycle is completed before the start of new phase. It is actually the first engineering approach of software development. अब ये इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब ये सारे फेज है। नाउ यू कैन टेल मी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फेज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस? एनीबॉडी हु विल गिव आंसर? Ma'am, like defining what are the requirements of the client. एक सॉरी, एकता, योर वॉइस इज वाइब्रेट, मतलब कि क्लियर नहीं है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सॉरी बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर एकता। Ma'am, यस hello, ma'am. यस। Ma'am, first we have to think. First, we have to analyze that what are the things required to design to develop the software. वेरी गुड। देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस मीन्स वी हैव टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट, राइट? हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या क्या नीड है, we can call it requirement, we can call it needs to make a software project, etc. Now requirement, next phase is design. इसमें क्या करेंगे, हम डिजाइन क्रिएट करेंगे, राइट? हमें एक ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे कि हमें कैसे क्रिएट करना है। एंड थर्ड फेज इज कोडिंग। यहाँ पे हम आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, सी प्लस प्लस, जावा, एटसेट्रा। एंड नाउ टेस्टिंग। टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, और नॉट ए वाटरफॉल मॉडल, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल हो, SDLC, टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और सबसे ज्यादा कॉस्ट इवॉल्व कहाँ पे होती है, टेस्टिंग में ही होती है। टाइम और कॉस्ट सबसे ज्यादा टेस्टिंग में ही लगती है। फिर आता है आपका लास्ट वन इज मेंटेनेंस। ऑब्वियसली अब तो हमें मेंटेन ही करना है। Now, the function of various phases are discussed in software process technology. The waterfall model provides a systematic and sequential approach to software development and is better than the build and fix approach. Obviously, हर एक मॉडल के बाद कुछ ना कुछ इन्वेंट, कुछ ना कुछ अपडेट होकर आता रहेगा। बट इन दिस मॉडल, complete requirements should be available at the time of the commencement of the project, but in actual practice the requirement keep on originating during different phases. The waterfall model can accommodate the new requirements only in the maintenance phase. Moreover, it doesn't incorporate any kind of risk assessment. In waterfall model, a working model of software is not available. There is no method to judge the problem. ये आप एक बार रीड करोगे, है ना? अब जैसे हमने ये मॉडल पढ़ा, वाटरफॉल मॉडल को वाटरफॉल मॉडल ही क्यों कहा गया है, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, एक वाटरफॉल की तरह है। साथ में इतने यहाँ पे हम जितने भी फेजेस है उसको उसी टाइम में फिक्स कर देते हैं, जहाँ पे एक मॉडिफिकेशन इतना इजी नहीं है, राइट? नाउ
अभी हमने एक concept, we will discuss the concept of waterfall model. Now you all guys tell me what is the advantages and what is the disadvantages of this waterfall model. I will give you 5 minutes, then you have to tell me what are the advantages and what are the disadvantages of this waterfall model. अगर आपको समझ आया तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओगे बेटा. Say yes or no. The concepts. ओके 5 मिनट का टाइम है, अब मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके कंसेप्ट हमने समझा अभी. क्या प्लस पॉइंट है, व्हाट आर द प्लस पॉइंट, व्हाट आर द माइनस पॉइंट ऑफ दिस वाटरफॉल मॉडल. Ma'am, the advantages of the waterfall model is it is one of the software model used for development of software, and each step is completely like it is developed until a proper software is developed. Disadvantages is it is time consuming. Ma'am, is it correct, ma'am? Sona, ma'am? एक सेकेंड प्रणव, वेट 1 सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ओके. Yeah. मैम एडवांटेजेस हैं इसके कि one can make the software faster because the requirements are clear and available in the beginning. ओके. And disadvantages are that all the requirements need not be available in the beginning. There is no testing, there is no feedback. वेरी Unless the नाइस. ऑब्वियसली. unless the product is developed, there is no way of knowing whether it is working properly or what are the features, whether they are acceptable to the client or not. Obviously. Very nice. Any other? Anybody? Can I answer for this one? Yes, Pranav, please repeat Yeah. again. Yeah. So, ma'am, this is one of the used model for development of software, and as Anupam said, like for until each step is completed, the software is developed. Okay. And disadvantages, it is one of the most time consuming model. Like, I Okay. guess. Okay. Is it correct? देखो बेटा, it depends on situations or conditions, right? Yeah. Yes, ma'am. Yeah, Meaning like obviously. until the client It's meaning like it until the depends client. on the situations. Your project is small or large project, right? Yes, So yes, ma'am. we can't say clearly is time consuming or not. Depends on the situations. Which kind of software you will use in this waterfall model, right? Yes. Okay. Anybody else who will Software give software answer? development will be actually very fast because the Okay. requirements are already given, and only Yes. thing we have to do is just code the requirements and we are done. So the actual turnaround time is very, very fast, but it may not deliver the desired result. Obviously, perfect answer. We cannot obviously हमें desired output मिले नहीं मिले या नहीं मिले या नहीं मिले, depends on the same, वही बात आती है. Anybody else? अनुपम और प्रणव के अलावा? बेटा, No, ma'am. including me, yes.
No, this that much only I meaning like I could tell. So any अच्छा points like I can. ओके प्रणम, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किया बेटा, नो इश्यूज, वेरी गुड। इंक्लूडिंग मी 36 यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, बट आंसर सिर्फ 2 बच्चों ने किया है इधर, प्रणव और अनुपम। व्हाट अबाउट अदर्स? देखो डिस्कस करके ही हम पढ़ सकते हैं ना, और हमें याद भी रहेगा अगर हम डिस्कस करके पढ़ेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल था तो मैं ही करा सकती थी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मुझे क्वेश्चन देने की क्या नीड थी। आई वांट कि आप सभी इस चीज कंसेप्ट को समझे और आंसर करें, नॉट जस्ट अटेंडेंस पर्पस कि आपने लिंक लॉग इन कर लिया और आप बस उसको लॉग इन करके चले गए हो। मैम आई एम नॉट एबल टू ओपन माई माइक फ्रॉम। बेटा विच प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रही है माइक को? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ठीक से करना। देखो ओके दीक्षा, प्लीज ओवरकम इन दिस प्रॉब्लम नाउ। देखो अभी हम डिस्कस करते हैं फिर से। फर्स्ट वन इज एडवांटेजेस की बात करेंगे और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज, अगर आप देखो तो सिंपल एंड इजी टू यूज। ये वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस फीचर। ऑब्वियसली वाटरफॉल मॉडल इज वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज है। द सीक्वेंशियल नेचर मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली सारे स्टेप दिए हुए हैं, हमें इजिली अंडरस्टेबल है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकंड आता है वेल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल। ये भी हम जानते हैं, वेल स्ट्रक्चर है, हर एक स्टेप के बाद हर एक स्टेप आएगा। कंट्रोल है ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन इज आइडियल फॉर स्टेबल प्रोजेक्ट, जैसा कि यहाँ पे प्रणव और अभी हम बात कर रहे थे अनुपम और प्रणव की टाइम कंज्यूमिंग और नोट, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं आइडियल फॉर स्टेबल प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली जो कोई सिंपल प्रोजेक्ट है उसमें तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट है वो क्लियर नहीं होगा ना हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टेबल और अनस्टेबल। इट वर्क्स बेस्ट फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना कि अगर स्मॉल साइज का है, मीडियम साइज है, तो हम इजिली बोल सकते हैं। लेकिन वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड, अगर हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर है। देखो वाटरफॉल मॉडल की जो एक सबसे मेन यूनिक फीचर है वो क्या है कि जो इतने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें पहले ही क्लियर कर देनी है, और उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। जो फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जहाँ पे हम सभी रिक्वायरमेंट्स को एक बार में क्लियर कर देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बार बार ये चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, वो आज आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स नोट करा के जाता है कि मुझे 5 नीड है इन बातों की, ये मुझे चाहिए ही चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, तो ठीक है। लेकिन वो आफ्टर 2 और 3 डेज आके फिर से बोलता है कि भाई मेरी अपडेट कर दो, मुझे कुछ फीचर्स इसमें और ऐड करने हैं ना, कुछ रिक्वायरमेंट्स वो नहीं बताता है आने के बाद, तो वो अब यहाँ पे नहीं होगी। अगर वही वो मूवी है ना कौन सी, कि एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दी तो फिर मैं दोबारा नहीं, तो वही बात इस मॉडल में कंटिन्यू होती है कि एक बार अगर आपने रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो कर दी तो बार बार में चेंज नहीं होगी। इसी दैट्स द रीजन कि ये क्या है, किस चीज के लिए यूज हो सकता है, स्टेबल मॉडल के लिए, कि एक बार आपने जो डिफाइन कर दिया वो बार बार में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके स्टेबल प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा बेटर है। और तभी हम बोलते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए, किसमें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में, हर एक फेज पे लागू होती है। फिर आता है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। Detailed documentation means the emphasis on documentation ensure that all project details are recorded and which is helpful for maintenance, obviously future purpose के लिए। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस, इसी बात का अपना डिसएडवांटेजेस भी होता है। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हमने फिक्स कर दिया, अब उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ना कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या कुछ टाइम बाद क्लाइंट आके बोले कि मुझे कुछ फीचर्स और ऐड कराने हैं, क्योंकि बेटा वो बोल सकता है, उसने अपना जो अमाउंट है, जो पैसे उसने उसमें दिए हैं, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कभी भी आके चेंज कर सकता है, ये उसका राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबल टू चेंजेस, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं कर सकता। वंस ए फेज इज कंप्लीटेड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक एंड मेक चेंजेस, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अकोमोडेट इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स, राइट। नेक्स्ट आता है हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी।
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई रिस्क। हाई रिस्क क्यों हो रहा है यहाँ पे, प्रणव आप बताओगे यहाँ पे हाई रिस्क क्यों है? यहाँ पे ओके, हाई रिस्क। हाँ Just a minute, I'll just reply. I'm just ओके ओके, नो thinking. इश्यूज बेटा, ओके। And if the requirements are understood wrong, the whole project will be wrong only. So it is very high risk as it's not given a यस, lovely product. वेरी नाइस, दिस इज द पॉइंट कि भाई यहाँ पे रिस्क हाई क्यों है, क्योंकि एक बार में हमने जो कमांड जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक क्या कर दी, फिक्स कर दी। अब हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो ये रिस्क ही हुआ एक तरीके से, है ना, कि कुछ कुछ अगर कुछ अपडेशन करनी हो कर ही नहीं सकते, अब जो एक बार बोल दिया वही होगा, तो ये रिस्क ही हुआ एक तरीके से, खतरा ही हुआ हमारे प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी का भी तो यही मीनिंग है, कुछ भी चीज यहाँ पे निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है। नेक्स्ट आता है डिले टेस्टिंग। डिले टेस्टिंग का मीनिंग क्या है, टेस्टिंग आकर ओनली आफ्टर डेवलपमेंट, मीनिंग डिफेक्ट्स आर डिस्कवर्ड लेट, कॉजिंग कॉस्टली फिक्स ऑब्वियसली। अगर आप लेट टेस्टिंग करोगे तो इशू तो होना ही होना है। पुअर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ये आप मुझे बताओगे पुअर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए पुअर क्यों है, आप बताओगे मुझे, कोई भी बताएगा, यहाँ पे टाइम लो, टाइम लो बिल्कुल, और मुझे बताओ ये बात। मैं यहाँ पे पुअर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, इसका मुझे वाई बता दो बस, अगर आपने अच्छे से इसको समझा है इस बात को तो मुझे बताओगे। हमने कंसेप्ट देखा, हमने एडवांटेज देखे, अब हम डिसएडवांटेजेस पे हैं। अगर बार बार रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेंगी तो इश्यूज आते रहेंगे, दैट्स व्हाई इट इज पुअर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ओके ओके बेटा, वेरी नाइस। कोई और इसमें ऐड ऑन करना चाहता है कोई पॉइंट? Ma'am, can I answer? यस ऑब्वियसली बेटा, बिल्कुल। Ma'am, in complex projects, requirements are not fixed. It is changing with time. वेरी Maybe गुड, the client, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ओके कंटिन्यू प्लीज, प्लीज कंटिन्यू करें। yes, ma'am. It may change with time, assuming when we first collected the requirements from the client. Let's say client missed some functionality, some features in the product, but after some time he used to come and update their requirement that the client has given previously. So it is not possible in waterfall यस model. ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल ही परफेक्ट आपने एक्सप्लेनेशन दी बेटा। यही बात है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उसके रिक्वायरमेंट भी बार बार कभी भी चेंज हो सकती है, तो उसमें इसकी क्वालिटी क्या आएगी, पुअर आएगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट एक्सक्लूजन। क्लाइंट एक्सक्लूजन, क्लाइंट एक्सक्लूजन, क्लाइंट एक्सक्लूजन। क्लाइंट एक्सक्लूजन का यहाँ पे मीनिंग ये होगा कि बेटा आपको जो सॉफ्टवेयर आपने जो भी प्रोजेक्ट दिया है ना बनाने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाने के लिए दिया है वाटरफॉल मॉडल में, तो वो आपको एंड में ही मिलेगा, बिल्कुल जब वो कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं है कि बीच बीच में जाके आप चेक कर सकते हो, मिड में आप जाके किसी भी फेज पे जाके आप चेक कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो टाइम के रिगार्डिंग, कुछ आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स और अपडेट करानी है, कुछ इंक्लूड कराना है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप एक बार तो अपना बताने जाओगे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, और फिर लास्ट में उस प्रोजेक्ट को लेने ही जाओगे, बीच में आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। दैट इज द क्लाइंट एक्सक्लूजन। और ये सबसे गलत बात है, क्योंकि हम एंड पॉइंट तक कुछ भी, अगर हम वही तो परफेक्ट माना जाता है कि हम एंड पॉइंट तक कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट चेंज करें, क्योंकि देखो अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हो तो यहाँ पे ईयर तो छोड़ो, डे बाय डे ही कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। अगर आप एक महीना अपने फोन और अपने लैपटॉप को छोड़ दो तो आप शौक रह जाओगे कि कुछ ना कुछ चीजें हमेशा अपडेट ही होती रहती है।
तो यहाँ पे जो क्लाइंट का जो इंटरेक्शन है वो फर्स्ट फेज से लेके और लास्ट फेज तक होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी है, मतलब कि नीड है, कंपलसरी है। इसी वजह से हम वाटरफॉल मॉडल को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, क्लासिकल मॉडल, पुराना मॉडल, जो कि अब ये यूज नहीं होता है देखा जाए तो। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे आप ये बता दो कि ये कब यूज होता है, व्हेन टू यूज इन दिस मॉडल। वाटरफॉल मॉडल कहाँ पे यूज होता है, व्हेन टू यूज, टाइम दो। मैम जब और हाँ जी, मैम इन स्कूल प्रोजेक्ट और कॉलेज प्रोजेक्ट्स। बेटा क्लियर नहीं बोला एक बार, कोई बात नहीं, यहाँ पे चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। क्लियर नहीं आई आपकी वॉइस, कहाँ पे मैम यूज इन होता है? स्कूल प्रोजेक्ट और कॉलेज प्रोजेक्ट्स। कॉलेज, कॉलेज प्रोजेक्ट्स और स्कूल प्रोजेक्ट्स। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? हम जहाँ पे प्रोजेक्ट सिंपल हो और रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड हो, वहाँ पे ये अच्छा चलेगा। दिस प्रोजेक्ट विल बी एडapted। वेरी नाइस। क्या आप जो एक वर्ड यहाँ पे वर्ड बोला ना कि रिक्वायरमेंट क्लियर और फिक्स हो और वेल डॉक्यूमेंटेड हो, जहाँ पे हमें कुछ जो एक बार कमेंटमेंट कर दी उसके बाद हमें चेंज कराना ही नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, फिक्स है और वेल डॉक्यूमेंटेड है। बस हम एक बार कमांड देने जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है, बस उसके बाद हम उसको परचेज करने, मतलब परचेज तो कर ही लिया ऑब्वियसली, लेने ही जाएंगे एंड पॉइंट पे। तो कहाँ पे यूज होगा ये, यूज व्हेन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, फिक्स एंड वेल डॉक्यूमेंटेड, लाइक गवर्नमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव हैवी प्रोजेक्ट्स, राइट। अब तो ये वाटरफॉल मॉडल हुआ जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर है, आप वहां पे यूज करोगे इसको, बस दैट्स इनफ। अब मुझे ये बताओ, वाटरफॉल मॉडल इन कंप्लीट होता है हमारा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा ये वाटरफॉल मॉडल। Say yes or no, all of you guys. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay बेटा। आज अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। विच मॉडल? आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। अब आइटरेटिव एनहेंसमेंट का क्या मीनिंग है, आइटरेटिव का क्या मीनिंग है, पहले तो मुझे यही बता दो। आइटरेटिव, आइटरेटिव मीन्स रिपीटेटिव। रिपीटेटिव, लूप बाय लूप, आइटरेशंस, है ना, जो आइटरेशन लगाते हैं हम। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड इज एनहेंसमेंट, इसका क्या मीनिंग है? मेकिंग द सॉफ्टवेयर बेटर। बेटर, हम कुछ इनहेंस कर रहे हैं, है ना, हम कुछ पॉजिटिव वे में उसको कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज है। Improving the software, no, ma'am. वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। एनीबडी एल्स जो ऐड ऑन करना चाहता है कुछ क्वालिटीज और इसमें इनहेंसमेंट में? चलिए डिस्कस करते हैं अभी आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। जैसा कि आप लोगों ने ही बताया मुझे, आइटरेटिव मतलब आइटरेशन, रिपीटेटिव, है ना, और एनहांसमेंट की कुछ उसमें हम ऐड कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, है ना, एनहेंस कर रहे हैं। तो वही बात है, जैसा कि जो आपने बोला सेम बात है। देखो, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड टू रिमूव द शॉर्टकमिंग्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अब मुझे वाटरफॉल मॉडल में शॉर्टकमिंग्स क्या आ रही थी कि हम एक बार जो रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देते हैं, बार बार में उसे हम किसी भी पेज में जाके चेंज नहीं कर सकते। तो हमें इसी बात को रिमूव करना है और एनहेंस करना है, वो हम इस मॉडल में करेंगे। इन दिस मॉडल द फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिमेन्स द सेम, but the construction and delivery is done in the iterative mode. Okay, in the first iteration a less capable product is developed and delivered for use. Obviously, मतलब हर एक आइटरेशन में हम हर एक प्रोजेक्ट को बना बना के क्लाइंट को दिखाते रहेंगे। अब ये होगा आपका टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग, कि हर बार हम कंप्लीट कर करके क्लाइंट को दिखा रहे हैं जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए। देखिए इन यहाँ पे लिखा है, इन वेरी फर्स्ट आइटरेशन ए लेस कैपेबल प्रोडक्ट इज डेवलप एंड डिलीवर फॉर यूज। दिस प्रोडक्ट सेटिस्फाई ओनली ए सबसेट ऑफ द रिक्वायरमेंट। हर एक स्टेप में हम दिखाते रहेंगे कि ये क्लियर है या नहीं है, आप कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हो तो करा सकते हो। इन द नेक्स्ट आइटरेशन ए प्रोडक्ट विद इंक्रीमेंटल फीचर इज डेवलप। Every iteration consists of all phases of the waterfall model. The complete product is divided into releases and the developer deliver the product release by release.
मतलब हम हर एक आइटरेशन में रिलीज करा करा के कस्टमर को, क्लाइंट को दिखाएंगे कि आप इससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो। नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है तो उसको फिर से उसमें इनहेंस करेंगे, कुछ एड ऑन करेंगे और फिर दिखाएंगे उसको। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखो इन्होंने आप लोगों को समझाने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वाटरफॉल मॉडल लिया। देखो, डिपिक्ट द आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। फर्स्ट आइटरेशन में क्या है, वाटरफॉल मॉडल है, तो ये क्लाइंट को दिखाएंगे, कुछ ऐड ऑन करना है तो फिर से हम सेम आइटरेशन दोबारा बनाएंगे, बट उसमें कुछ इनहेंस करेंगे, कुछ ऐड ऑन करेंगे। अब देखिए, the model is useful when less manpower is available for software development, obviously, क्योंकि अब हमें हर एक बार, हर एक स्टेप में क्लाइंट को एक मॉडल दिखाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो लेस मैन पावर है वो यूज होगी। एक बार में तो हम इतना सारा लगा देंगे तो बहुत ही टाइम और कॉस्ट लग जाएगा। द रिलीज डेडलाइंस आर टाइट, ऑब्वियसली। जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूं और मैं आप लोगों को बोलूं कि आप ये कल ही मुझे 9 बजे तक सबमिट करा दो, उसके बाद मैं सबमिट करूंगी ही नहीं, तो डेडलाइंस क्या हुई, टाइट हुई। It is the best suited for in-house product development, where it is ensured that the user has something to start with. The main disadvantage of this model is that iteration may never end. यहाँ पे iteration कभी end ही नहीं होगी जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए क्लाइंट, एंड द यूजर मे हैव टू एंडलेसली वेट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि हम बार बार उसको दिखा ही रहे हैं कि ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, तो वो जो आपका यूजर है वो ऑब्वियसली एंडलेसली वेट करना पड़ेगा उसको बार बार में, कब तक वो देखता जाएगा। द कॉस्ट एस्टिमेशन इज ऑल्सो टेडियस because it is difficult to relate the software development cost with the number of requirement। तो अब आइटरेटिव एनहांसमेंट में वेरी फर्स्ट, ये तो एक प्रोसीजर था, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। अब इसी आइटरेटिव एनहांसमेंट में फर्स्ट वन क्या आएगा, प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अब मुझे ये बताओ, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस बेटा मेरी क्लियर है नहीं है? क्लियर है मैम। ये अभी मैसेज आया ना कि वॉइस क्लियर नहीं है, नेट तो प्रॉपरली कनेक्टेड है। ओके ओके दीक्षा, थैंक यू बेटा। देखो, अब हम बात करेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल की। प्रोटोटाइपिंग मॉडल, अब मुझे थोड़ा सा टाइम लो और मुझे बताओ, 2 मिनट का टाइम लो कि प्रोटोटाइप का मीनिंग ही क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइप? I'm a test build, ओके, a product that is still is in testing phase, so not a complete product. वेरी नाइस, वेरी गुड। एनीबडी एल्स जो इसमें और कनेक्ट कर सकता है प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग? मैम अ डमी प्रोडक्ट। A dummy product. Very good, Gautam. Very nice. Very good. Ma'am, a basic project with less requirements Very based on nice, the Pranav. बिल्कुल ठीक है बेटा, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। और वी कैन से ब्लूप्रिंट, है ना, डमी, जैसा कि एक बच्चे ने बोला अभी, डमी ब्लूप्रिंट, है ना, ये भी बोल सकते हैं कि हम एक फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक डमी उसको बना के दिखा दें। जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, ओबियसली नोटिस किया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक बिल्डिंग, जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं वो, कुछ प्लास्टिक से, कुछ वुड, इन सब का यूज करके एक डमी बिल्डिंग रेडी कर लेते हैं। और जो इनके मतलब जो इनका जो क्लाइंट इनको एक क्या बोलते हैं उसको, एक एग्रीमेंट दे रहे हैं, तो वो उनको अब वो बना के दिखा देंगे एक डमी मॉडल सा टाइप है, जैसे प्लास्टिक गत्तों के टुकड़े से थोड़ा सा क्रिएट करके दिखा देंगे भाई। एक भी हम कह सकते हैं ना, आर्किटेक्चर बना के दिखा देंगे सिंपल, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट रेडी करके दिखा देंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आप एक एग्जांपल लो, जैसे किसी बिल्डर ने एक बिल्डिंग दी आर्किटेक्ट को कि आपको ये बिल्डिंग कुछ 20 फ्लोर की या 25 फ्लोर की बनानी है, और उसने बिना क्लाइंट को ब्लूप्रिंट दिखाए और उसने बनानी शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी उसने बनानी। लेकिन जब फाइनल, जब डिलीवरी टाइम पे, डिलीवरी तो क्या, सॉरी, मतलब उसने, अगर जो भी क्लाइंट है उसने आके अपना ये स्ट्रक्चर, अपनी बिल्डिंग देखी और उसको बिल्कुल ही गलत लगी हो,
इस साइड में यहाँ पे ये रूम होना चाहिए, ये 2 BHK होना चाहिए, ये 4 BHK होना इधर होना चाहिए लेफ्ट राइट में, मतलब 1000 तरीके की प्रॉब्लम उसने बता दी। तो जो आर्किटेक्ट है उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसने तो बिल्कुल ही फिजिकली वो क्रिएट करके दिखाई। लेकिन ये गलत बात है ना, उसको क्या करना चाहिए था, उसको एक डमी, एक ब्लूप्रिंट दिखा देना चाहिए था कि हम आपकी बिल्डिंग ऐसे से क्रिएट करेंगे। और ऑब्वियसली वो सब दिखाते ही है ना, क्योंकि इस अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको तो भारी लॉस होगा, राइट। तो प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या है कि एक डमी, एक ब्लूप्रिंट रेडी करके दिखाना, एक प्रोटोटाइप बना के दिखाना क्लाइंट को कि भाई आप सेटिस्फाई हो तो हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करें, हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। ये होता है आपका प्रोटोटाइप, जो कि किसके अंदर इंक्लूडेड है, आइटरेटिव एनहेंसमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। यस मोहित, प्लीज शेयर योर एनरोलमेंट नंबर एंड योर नेम ऑब्वियसली। तो बात समझ आई प्रोटोटाइप मॉडल की? यस मैम। ओके ओके बच्चा, कंटिन्यू करते हैं अभी। देखिए, in this model a working model of actual software is developed initially. The prototype is just like a sample software having lesser functional capabilities and low reliability, and it does not undergo through the rigorous testing phase. Developing a working prototype in the first phase overcome the disadvantages of the waterfall model, where the reporting about serious errors is possible only after completion of the software development. The working prototype is given to customer for operation. The customer after its use gives the feedback, analysis the feedback given by the customer. The developer refine, adds the requirements and prepare the final specification document. Once the prototype becomes the operational, the actual product is developed using the normal waterfall model. The prototype model has the following feature. First one is it helps that determining the user requirements more deeply. At the time of the actual product development, the customer feedback is available. ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है कि कस्टमर आपको फीडबैक देगा। इट डज कंसिडर एनी टाइप्स ऑफ रिस्क एट द इनिशियल लेवल। अब यहाँ पे जिस भी टाइप का रिस्क आएगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। नोट इन वाटरफॉल मॉडल, जो कि आप एक बार में आप रिक्वायरमेंट लिखते थे और एक बार लास्ट में उसको डिलीवर कर देते थे, तो उसमें तो हाई रिस्क था। यहाँ पे क्या है कि आप बीच में या बाद में कभी भी आप अपना फीडबैक बता सकते हो, ठीक है। तो इसके स्टेप देखो, सबसे पहले क्या है, स्टार्ट, क्विक प्लान, क्विक डिजाइन, डेवलप प्रोटोटाइप, डिलीवर टू द कस्टमर। और कस्टमर क्या वापस करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है ना, कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, है ना। और एक डमी और एक ब्लूप्रिंट हमें मिल रहा है, एक्चुअल आपको लास्ट में ही मिलेगा। तो ये इसके क्या है, फेजेस है, क्विक प्लान, क्विक डिजाइन, डेवलप प्रोटोटाइप और डिलीवर टू द कस्टमर, राइट। अब आप मुझे, हमने प्रोटोटाइप का कंसेप्ट देखा, इसके फेजेस देखे, इसका मीनिंग समझा, है ना, इसके फीचर्स देखे। अब आप 5 मिनट का टाइम लोगे और मुझे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओगे, और ये कहाँ पे यूज होगा। ये 3 बातें बतानी है आपको, वाटरफॉल मॉडल की आपको 3 बातें बतानी है। फर्स्ट वन इज एडवांटेजेस, नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस, and when to use, when to use। ये 3 बातें आप मुझे बताओगे। 5 मिनट का टाइम लो और फटाफट मुझे बताओ। चलिए प्रणव, नाउ टेल मी, ओके। Ma'am, this model, like first it will define the steps, like it will create a basic design, like how the software needs to be designed. Obviously, Second point is like we have to sit along with the client until the basic setup is completed. very This one. good, very Second. nice, okay. And third, and the no, I'll tell you, ma'am. There's 2 points I could get. Okay, okay, no issues, Pranav. Next, who will explain advantages, plus or minus points?
Ma'am, advantages will be, ma'am, we are getting feedback from the client at each step, each वेरी time we are गुड, designing बिल्कुल a बिल्कुल prototype. परफेक्ट, ओके। Huh. So user satisfaction would be also more, and error detection will be also great. वेरी नाइस, परफेक्ट पॉइंट। क्योंकि हमने And ma'am, वाटरफॉल मॉडल की इन दो बातों पे ज्यादा फोकस किया है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। uh, ma'am, for the disadvantages, first will be each time we make a new prototype, we have to either we have to do some modification, minor ones, or some major ones also. So it's time consuming and यस it will be यस, very costly. वेरी नाइस, बिल्कुल, श्योरली। एनीबडी, कोई और बेटा यहाँ पे बताना चाहे? सिर्फ दो, यहाँ पे 3 और 4 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बाकी सभी वीडियो लॉग इन कर लिया है, बाकी कोई नहीं है इधर मुझे लग रहा है। अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 और 4 स्टूडेंट ही यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। एनीबडी एल्स हु विल आंसर? देखो, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे पॉइंट्स, तो हम कैसे क्लियरिफाई करेंगे? और 2 मिनट का टाइम ले लो, टाइम बिल्कुल लो, लेकिन आंसर करो। Ma'am, advantages are fast development. Sorry, please repeat. Fast development. It Okay. develop faster than means we have the prototype. We can develop the fast product. Okay. And disadvantage is it is very costly. Okay. And we can use to make an app like in app development. Okay, now listen carefully. देखिए, एडवांटेजेस जो कि ओम ने, भानु ने और एक बच्चे ने और बताया था, प्रणव ने। अभी देखिए, थोड़ा सा हम कुछ इसमें यहाँ पे एड ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो सब फर्स्ट एडवांटेज इज इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायरमेंट। Prototype provides a clear understanding of customer need, reducing ambiguity and misunderstanding. प्रोटोटाइप यहाँ पे क्या चाहता है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करें, इनहेंस करें अगर कुछ एड ऑन भी करना चाहते हो। फिर आता है आपका एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जितने भी पेजेस है, आपका जो एक्टिव है, जो यूजर है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। कंटिन्यूअस यूजर फीडबैक इंश्योर हाई क्लाइंट सेटिस्फेक्शन एंड बेटर अलाइनमेंट विद यूजर एक्सपेक्टेशन। मतलब यहाँ पे आपको फीडबैक मिलता रहेगा, जो आपका क्लाइंट है वो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता वो आपको फीडबैक देता रहेगा। वो अपने सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो आपको फीडबैक देता जाएगा। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो यूजर की पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव है। फिर आता है अर्ली इशू डिडक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इज अर्ली इशू डिडक्शन। जैसा कि वाटरफॉल मॉडल में आपका जो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी वो लास्ट में ही पता चल रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। फंक्शनल गैप, डिजाइन फ्लो एंड यूजिबिलिटी चैलेंजेस आर आइडेंटिफाई अर्ली, अलाउइंग फॉर टाइमली करेक्शन। कि आपको यहाँ पे जो इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको पहले ही पता चल जाएगी। और जब आपको प्रॉब्लम्स पहले ही पता चल जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं या उसको बिल्कुल ही रिमूव करने की कोशिश करते हैं, डिडक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। फिर आता है रिस्क रिडक्शन। यहाँ पे रिस्क आपका कम क्यों होगा, क्योंकि रिड्यूस क्यों होगा यहाँ पे रिस्क, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम्स है वो पहले ही पता चल रही है। वाटरफॉल में तो ऐसा नहीं था, वाटरफॉल में तो आपको लास्ट में पता चल रही थी, इसीलिए वहां पे हाई रिस्क था। और यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो रिड्यूस हो रहा है एज द कंपैरिजन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे प्रोटोटाइप में क्या मीनिंग है कि आपका जो मॉडल है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब आप उसमें अपने रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हो, बार बार में चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट।
कि उसको अगर नहीं पसंद आ रहा है तो वो अपने वो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बता सकता है, उसको पूरा राइट है, उसको पूरा अधिकार है ये चीजें बताने का। इसलिए प्रोटोटाइप मॉडल क्या होगा आपका, फ्लेक्सिबल होगा। फिर आते हैं ये एडवांटेजेस समझ आए? आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। Yes, ma'am. ओके ओके, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। नाउ डिसएडवांटेजेस, इंक्रीज कॉस्ट एंड टाइम। ऑब्वियसली ये तो सारी दुनिया को पता होना चाहिए। जब हम बार बार में प्रोजेक्ट बना बना के क्लाइंट को दिखा रहे हैं तो अपना टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी वेस्ट हो रही है। डेवलपिंग मल्टीपल प्रोटोटाइप कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली जब हम एक ही चीज को बार बार में क्लाइंट के पास ले जाके बना बना के दिखा रहे हैं तो उसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है फालतू में, कॉस्ट भी लग रही है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। फिर आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है, यूजर माइट मिस्टेक द प्रोटोटाइप फॉर द फाइनल प्रोडक्ट लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन व्हेन द फाइनल वर्जन डिफर्स। ऑब्वियसली कि कभी कभार जो क्लाइंट है उसको लगता है ना कि वो तो अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, लेकिन वो कभी कभार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे देता है। मतलब जो वो तो देखो, अगर कोई भी इंसान अगर पैसे अपना कोस्ट अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसको तो यही है ना मेन मोटिव कि सबसे बेस्ट से बेस्ट सॉफ्टवेयर उसको मिले। लेकिन कई बार हो जाता है कि चाहे कोई कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई भगवान थोड़ी है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो वो तो कई कभार जो क्लाइंट है वो अनरियलिस्टिक पता नहीं कैसी किन चीजों की वो क्या करता है, डिमांड्स करता है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट जब तक आप उस चीज को कांस्टेंट रैपिड चेंजेस है ना बार बार चेंज करते जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली चेंज करते जा रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन तो पुअर होगी ना। एक एक चीज को आप 70 बार बनाओगे, है ना, ये चीज तो पॉसिबल ही है। सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, डेवलपर माइट मेक हैस्टी डिजाइन डिसीजन टू प्रोड्यूस द प्रोटोटाइप क्विकली। ऑब्वियसली अगर कोई चीज मैं आपको अगर बोलूं, जैसे मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ कि आप एडवांटेजेस बताओ डिसएडवांटेजेस बताओ, लेकिन अगर आप मैं आपको टाइम दूं कि आप मुझे साथ के साथ में बता दो, मैंने जैसे समझाया अभी आप मुझे बता दो, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम या 10 मिनट का टाइम देती हूँ तो आप उस चीज को रीड करोगे, कंसेप्ट का मीनिंग समझोगे और फिर मुझे आंसर करोगे, तो वो ज्यादा बेटर है। ये आएगा आपका सब ऑप्टिमल में। फिर आता है एक्सेसिव चेंजेस रिक्वेस्ट। अब अगर देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक्सेसिव चेंज रिक्वेस्ट, अगर हमने ये चीज ऑब्वियसली हमने क्लाइंट को दे रखी है कि भाई तुमने जो भी चेंज कराना है मुझे हमें बताते रहो, फीडबैक दे दिया, तो जो यहाँ पे जो क्लाइंट है जो कि हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो क्लाइंट है वो अपने सॉफ्टवेयर को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली कभी कुछ चेंज होगी कभी कुछ चेंज होगी, मतलब एक हैवी अमाउंट ऑफ में वो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर करके आपको फीडबैक देता रहेगा। क्योंकि हर एक इंसान को अपना जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज वो बनवा रहा है तो उसको तो बेस्ट ही चाहिए ना। तो ये लेकिन अगर ये बात क्लाइंट के लिए तो ठीक है, लेकिन जो क्रिएट कर रहा है, जो यूजर बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा है, उसके लिए तो थोड़ी सी हेडेक होगी ना। तो ये बात है यहाँ पे एक्सेसिव चेंज रिक्वेस्ट। अब हम आते हैं व्हेन टू यूज। यस अनुपम। Ma'am, ये when we are using this model and Okay. this is a practical model, then how do we ensure the documentation is made proper in such a case? ओके, पुअर डॉक्यूमेंटेशन जैसे हम अभी बता रहे हैं कि कॉन्स्टेंट और रैपिड चेंजेस, यहाँ पे पुअर डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग ये है कि अगर जो यूजर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जो क्लाइंट है वो अपना जो रिक्वेस्ट है वो चेंज कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, मतलब रैपिड चेंज है, तो इससे डॉक्यूमेंट जो हम एक कंप्लीट बनाएंगे वो तो कहीं ना कहीं अगर हमने एक बार में प्रोजेक्ट बना के दिखाया फिर दूसरी बार में प्रोजेक्ट बना के दिखाया एंड सो ऑन, तो डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डिक्रीज भी तो हो सकती है ना, लीड्स टू नेग्लेक्टेड, कुछ ना कुछ उसमें वो मिस कर जाए। इसे ठीक कैसे करेंगे मैम? इसलिए ठीक ये अब जैसे वही बात है, फिर से वही एक लूप में फंसते जाएंगे, वापस से हम क्लाइंट को देंगे, जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक ये चीजें गोइंग गुड। So when a feature is completed, then we do documentation, is it? ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, जब तक हम रिक्वायरमेंट्स, फीचर कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक वो जो पाथ है, जो साइकिल है, वो कंटिन्यू रैपिडली चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इज इट ओके? Yes, ma'am. Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हेन टू यूज द प्रोटोटाइप मॉडल। अब हम इसको यूज कहाँ पे करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल को? प्लीज टेक ए 2 और 3 मिनट्स एंड देन टेल कहाँ पे यूज हो। अभी हमने कंसेप्ट देखा, मीनिंग देखा, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट वी विल डिस्कस नाउ। अब अभी हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी डिस्कस। नाउ व्हेन टू यूज, आप प्रोटोटाइप का यूज कहाँ पे करोगे? यस अनुपम, प्लीज। यस, And when we have a requirement for development of software for in-house use, and the user wants to get the software operational as soon as possible to do the basic functions, and then the user has time to keep giving their feedback based on their use and keep developing. So in-house software development teams, where they are there, and the software requirements are not very clear in the beginning to the customer only, since the वेरी customer. नाइस, बिल्कुल बिल्कुल, श्योरली। जब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो अनक्लियर है, अनडिफाइंड है, राइट? वेरी वेरी क्लियरली एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस अनुपम। एनीबडी एल्स जो कि ऐड ऑन करना चाहता है? सेम व्हेन टू यूज। Ma'am, Yes. like first like this is used beginning for the designing of the software, and Okay. like as Anupam sir said, based on the Yes. requirements. First is Very nice. basic thing I understood is with the design, then the Yes, yes. requirements. Yes. Or we can say it is best suited for projects with unclear, undefined, or constantly changing requirement, right? Especially for projects with extensive user interaction, जैसा कि अनुपम ने बोला, बिल्कुल ठीक है। अभी हम बेटा आज हमने वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव एनहेंसमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है प्रोटोटाइप, ये तीन हमने तीन, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव एनहेंसमेंट का फर्स्ट पार्ट प्रोटोटाइप मॉडल, ये हमने डिस्कस किए हैं। अभी और बाकी करेंगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी वी हैव इनफ टाइम। हाँ, हम प्रैक्टिकल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो कंटिन्यू करते चलेंगे, राइट? हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को डेली करेंगे। ये नहीं है कि पहले थ्योरी क्लास कर ली 4 या 5 जो गिवन और बाद में लैब करेंगे, नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो अभी जो भी रिमेनिंग टाइम बचा है इसमें हम करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जो बच्चे बीसीए करके आए उनको क्लियरली पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईआर डायग्राम। जिनको नहीं पता उनको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। आई विल एक्सप्लेन विद प्रॉपर एक्सप्लेन विद प्रॉपर डिटेल्स। ER stands for Entity Relationship Diagram, ठीक है? अभी हम डिस्कस करते हैं, एक बार इसी में करते हैं। स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, ma'am. एक्सप्लेन ER डायग्राम हम बात करेंगे इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैं ये लैब भी साथ कराती जाऊंगी और थ्योरी पार्ट भी, हम जो भी अपने 10 क्लासेज है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ERD डायग्राम। जैसे यही से कर लेते हैं अभी वीक्स फॉर वीक से ही। इंट्रोडक्शन ऑफ ER डायग्राम। देखिए नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे हम ER डायग्राम की। जो बच्चे अवेयर है मुझे एक बार बताएं ER डायग्राम क्या है। जो बीसीए के स्टूडेंट है एक बार मुझे बताएं, फिर मैं ऑब्वियसली मुझे तो एक्सप्लेन करना ही करना है। बेटा आप 2 मिनट का टाइम ले, मैं अभी इस चीज को क्लियर करती हूँ। पहले नाउ किसी को आइडिया है ER डायग्राम्स के रिगार्डिंग? Yes, ma'am. नाउ प्लीज एक बार एक्सप्लेन करें, अदरवाइज फिर हम तो एक्सप्लेन करेंगे। Ma'am, ER diagram basically explains the user in a software product uh, which entities are involved and what are the relationship between them. If I will explain you with the help of an example, so in if we take the example of an Uber app or Ola or Rapido,
So in Okay. this application, the main entities that are involved is one is driver and one is the Mm-hmm. customer end user. Mm-hmm. So this entity relationship diagram basically explains us what are the entities involved in the product and what are the relationship between them. Mm-hmm. Okay. देखिए, ER diagram. Just wait for 2 minutes. I will explain. Only 2 minutes. एंड किया बहुत ही अच्छा. अब एक बार देख लेते हैं ER डायग्राम स्टार्टिंग से. देखिए, ER डायग्राम बच्चा क्या है? एक कंसेप्चुअल मॉडल है और जैसा कि हम प्रोटोटाइप में बोल रहे थे ब्लूप्रिंट, इसको भी हम बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट. बट ये ओवरऑल डिजाइन है एक किसी भी एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोजेक्ट को बनाने का. देखिए, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ER मॉडल इज ए कंसेप्चुअल मॉडल फॉर डिजाइनिंग ए डेटाबेस. Obviously, the model represent the logical structure of a database, including entities and their attributes and relationship between them. For example, जैसा कि गौतम ने बताया entity, an object that is stored as data, student, course, as company. तो इसको बोलते हैं हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम एंटिटी. अब एंटिटी यहाँ पे गिवन नहीं है, मैं आपको समझ के टाइप्स गिवन नहीं है. एंटिटी आपके दो तरीके की होती है, दो टाइप्स में, टेंजिबल एंटिटी और इनटेंजिबल एंटिटी. अगर हम बात करें, ऑल ऑफ यू गाइज अब यहाँ पे लिसन ना, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करे उसको बोला जाता है एंटिटी. एक मिनट, एक सेकेंड. इंटरप्शन बचा, सॉरी फॉर इंटरप्शन. You all are present na? Sorry for interruption. You all are present na? Hello Yes, guys. ma'am. Okay. Sorry for Yes. interruption. देखिए, एंटिटी मीन्स एक फिजिकली कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एग्जिस्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कोर्स, कंपनी. अब एंटिटी भी कितने टाइप्स की होगी? दो टाइप्स की होगी. यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी. ये तो है ही है, इसके अलावा भी टेंजिबल, इनटेंजिबल. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको दो पेन दूं और दोनों की है जो इंक है वो पिंक सॉरी ब्लू कलर की है, तो हम उसको एंटिटी बोलेंगे. दो पेन मैं आपको दे रही हूँ और दोनों का ही कलर क्या है? ब्लू है. तो क्या वो एंटिटी होगी? से यस और नो? Ma'am, could you repeat the question, ma'am? Okay. If I will give two ball pens and the ink is blue, then we can call it entity or not? Ma'am, Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes, Okay. ma'am. We can call it as entity. बेटा गलत आप आंसर कर रहे हो. अब इस बात को समझिए. योर आंसर इज रॉन्ग एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. द बोथ द कलर इज सेम, ब्लू कलर. तो हम उसको एंटिटी बोल ही नहीं सकते. एंटिटी का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी? विच यूनिकली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, विच यूनिकली आइडेंटिफाई, अच्छे से समझे, विच यूनिकली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. इट मीन्स अगर मैं आपको दो पेन देती हूँ जिनका डिफरेंट कलर है, डिफरेंट इंक है, ब्लू और रेड, देन इट इज कॉल्ड एंटिटी. बट द कलर इज सेम. तो हम एक में से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं यूनिकली, तो वो आपका एंटिटी नहीं होगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर हुआ होगा. Yes. clear. एंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी? जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, राइट? Yes. नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट पे. प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी. जो जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, स्टूडेंट का एड्रेस भी है एंड सो ऑन. वो क्या होंगे? आपके एट्रीब्यूट्स होंगे. स्टूडेंट तो क्या हुआ? एंटिटी हुआ. दिस स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? दिस स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, ma'am. हाँ. तो एंटिटी क्या हुआ आपका? स्टूडेंट. स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम, ये क्या हुए? आपके एट्रीब्यूट्स हुए जो स्टूडेंट को डिफाइन करे. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप, एक कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज. अब हमने एंटिटीज बना दी, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम. अब उनके बीच में कनेक्शन भी तो कराएंगे. स्टूडेंट आईडी 1 है और इसका जो कोर्स है वो BCA है. स्टूडेंट आईडी 2 है, इसका जो कोर्स है वो MCA है.
ठीक उनके बीच में जो कनेक्शन क्रिएट करेंगे उसको क्या बोल लेंगे हम, रिलेशनशिप। वी कैन कॉल इट रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट इनरोल्स इन ए कोर्स। अब इसका एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। ER मॉडल जो इन्होंने एक सूडो कोड दिया है, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, और हमने इसके साथ क्या इंक्लूड किया, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ऐसे ही एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और ड्राइव एट्रीब्यूट। फिर आता है रिलेशन। अब इनको समझेंगे हम वन बाय वन। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, व्हाट इज वीक एंटिटी, व्हाट विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, की, कंपोजिट, मल्टी वैल्यू, ड्राइव, and last one is relationship, one to one, one to many, many to one, many to many. तो one by one हम इनको समझते हैं। ER model in a database design process. सबसे first of all, gather the requirements by asking questions to the database user. Second one is create a logical or conceptual design of the database. This is where ER model. फिर आता है आपका आफ्टर दिस फोकस ऑन फिजिकल डेटाबेस डिजाइन लाइक इंडेक्सिंग, लाइक व्यूज। अब है आपका यूज ऑफ ER डायग्राम। इसको देखो कहाँ पे यूज होगा, ये डेटाबेस में यूज होगा। मेकिंग दैम इजी टू कन्वर्ट इनटू रिलेशन, टेबल में क्रिएट करना है। These diagrams serve the purpose of real world modeling of object which makes them intentionally useful. Unlike technical schema, ER diagram require no technical knowledge of, क्योंकि ये तो सिर्फ ये तो एक ब्लूप्रिंट रेडी करेगा, एक डायग्राम बनाएगा, है ना। ये इसके पास टेक्निकल चीजें थोड़ी होगी। दे विजुअली मॉडल डेटा इट्स रिलेशन, मेकिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर हम पढ़ने के लिए टाइम टेबल भी बनाते हैं तो हम पेन पेपर का यूज करते हैं, राइट। एक पेपर में अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसी टाइप से ये है कि फाइनली जब आप फिजिकली जाके उस चीज को क्रिएट करोगे तो बाद की बात है, पहले आप उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे जिसको हम बोल सकते हैं ER डायग्राम। अब आते हैं सिंबल्स की। सिंबल कौन कौन से हैं, रेक्टेंगल की जो आपकी एंटिटी है उसको प्रेजेंट करेंगे हम रेक्टेंगल की फॉर्म में। इलिप्स जो है वो क्या होंगे, आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। जो डायमंड के शेप में होगा वो क्या होंगे, रिलेशनशिप होंगे। जो सिंपल लाइन है, सिंगल लाइन है विदाउट एनी डायरेक्शन, वो क्या होंगे आपके एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज एंड एंटिटी सेट विद अदर। मतलब ER डायग्राम में एंटिटी के साथ जो हम ओवल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, इलिप्स के साथ जो कनेक्ट करेंगे उसको रिलेशनशिप, ठीक है, उसको करेंगे हम लाइन के साथ। फिर आता है डबल इलिप्स। इसका मीनिंग क्या होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है, जैसे फोन नंबर है, हर एक इंसान के पास एक से ज्यादा फोन अवेलेबल हो सकते हैं ना, तो ये किस में इंक्लूड हो जाएगा, मल्टी वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। फिर आता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की ना हो उसको बोला जाता है वीक एंटिटी। बात समझ आई? से यस और नो? All of you guys say yes or no? I hope you all are getting my point. Ma'am, one question I have. Yes, please भानु बोलिए। Ma'am, as you gave the example earlier of two pens, हाँ, blue हाँ, ball pens, हाँ, है ना। अगर दोनों अलग कंपनी की हो, ब्लू बॉल पेन्स है दोनों लेकिन अलग कंपनी की हो, तो क्या अब वो दोनों एंटिटी हैं? बिल्कुल, अब वो एंटिटी है। आपके ऑब्जेक्ट का कोई भी फीचर यूनिक है तो वो एंटिटी बिल्कुल है। तो आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आपका, समझ आई बात? अच्छा, ओके मैम। मतलब अगर मतलब टेबल के रेफरेंस में अगर एक भी प्राइमरी की अगर एग्जिस्ट कर जाती है डेटा के लिए तो सारे ये हो जाएंगे, सारे एंटिटी होंगे, एंटिटी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डाउट पूछा आपने। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, 40 स्टूडेंट हैं। अगर मैं इस चीज को एंटिटी बोलूंगी या नहीं बोलूंगी, मैं एंटिटी बोलूंगी, बट विच पैरामीटर, कौन से पैरामीटर पे मैं आप सब लोगों को एंटिटी बोलूंगी, आपके इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ आई? वैसे Yes, तो ma'am. मेरे लिए आप 13 इंक्लूडिंग मी हम सारे ही एंटिटी है, लेकिन हम में से सबका एक एक यूनिक फीचर है जो कि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे सोनम बराक एकेडमिक काउंसलर, मेरी एक अलग मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है, राइट, और इग्नू ने मुझे को होस्ट बना रखा है वहां के साथ में। जो 30 एक्सेप्ट मुझे 39 स्टूडेंट है, तभी मैंने आप लोगों से क्या मंगाई, इनरोलमेंट नंबर, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
तो हम सब अभी एट द प्रेजेंट एंटिटी है। बात समझ आई? यस मैम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है हमारा वापस इन्हीं को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट रिप्रेजेंट ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, concept or thing about which data is stored in a database. It acts as a building block of a database. Tables in relational database represent these entity. Example, real world object, person, car, employee, concept, course, event, जो भी मतलब है ना, जो भी जिस कंसेप्ट से कनेक्टेड है। फिर आता है एंटिटी सेट। अब यहाँ पे देखो, अगर हम सब अपना वो बनाए, जैसे इग्लू क्लासेज ऑनगोइंग, अगर हम अपना एक ईआर डायग्राम बनाए तो एक में कर देंगे, एक ओवल्स में नहीं, एक एंटिटी में, एक रेक्टेंगल के शेप में आप बनाओगे फैकल्टी को आप किससे प्रेजेंट कर दोगे, एक रेक्टेंगल से उसको बुक्स कर दोगे। फिर आप दूसरी एंटिटी बनाओगे स्टूडेंट को रेक्टेंगल के अंदर रखोगे। फिर अब जैसे फैकल्टी भी आएगी, नहीं फैकल्टी और स्टूडेंट, अब उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन जनरेट करेंगे, एक लाइन जनरेट करेंगे जिसको बोलेंगे टीच। मेरे और आप लोगों के बीच में एक क्या रिलेशनशिप है, हम आपका और मेरा क्या रिलेशनशिप है, टीच का, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब जैसे फैकल्टी है, अब फैकल्टी में जैसे आप क्या लिखोगे, फैकल्टी आईडी, उसके एट्रीब्यूट्स बनाओगे ना, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, फैकल्टी एड्रेस, फैकल्टी फोन नंबर, ठीक है। तो जो आईडी लिखोगे, अब जैसे जो भी मेरी आईडी है उसमें आप आईडी लिखोगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2, जो भी नेम में क्या लिखोगे, फोन नंबर आप, फिर एड्रेस। तो ये बात अलग हुई। अब आते हैं स्टूडेंट वाले एंटिटी पे, उसको रेक्टेंगल बॉक्स में हमने क्लोज किया है। सेम फीचर्स हम स्टूडेंट आईडी में करेंगे, आईडी, नेम, कोर्स, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, और दोनों में कनेक्शन बना देंगे, ठीक है। ये वो जो होता मैम है, हाँ, टीच जो रहेगा वो डायमंड में रहेगा। वेरी गुड, वो किस में रहेगा, डायमंड में रहेगा, क्योंकि वो क्या है, हम दोनों के बीच में, सॉरी हम सबके बीच में, मेरे बीच में और आप सबके बीच में जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप, डायमंड, या आप एसोसिएशन बोल सकते हो, ठीक है। ओके। ओके बेटा, 1 मिनट वेट करें, 1 सेकंड। ठीक है बेटा, अब वापस से स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये होता है अपना एंटिटी सेट, जैसे स्टूडेंट का इन्होंने रेक्टेंगल में बना दिया, और फिर उसके फीचर्स। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एंटिटी। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एंटिटीज, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, और टेंजिबल और इंटेंजिबल। मैंने आप लोगों को बताया था, टेंजिबल मतलब जिसको टच किया जा सके, जिसको छुआ जा सके, बल्कि जिसको टच करके देख सके हम। इंटेंजिबल जिसको हम टच करके नहीं देख सकते, जैसे टेंजिबल है, राइट। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप सब अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हो, आप स्पीकर ऑन कर सकते हो, आप जैसे स्पीकर, जैसे कैमरा ऑफ किया हुआ है, ये सारे क्या है, टेंजिबल है। इंटेंजिबल का एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप सब लोगों का अकाउंट नंबर होगा, है ना, किसी न किसी बैंक में आप लोगों का अकाउंट नंबर होगा, है या नहीं है, होगा ऑब्वियसली, है ना। तो आप अकाउंट नंबर को टच कर सकते हो? नो मैम। हमें पता है वो आपका लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे लैपटॉप को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ये क्या है, फिजिकली टेंजिबल। और इनटेंजिबल क्या है, जैसे अकाउंट नंबर है, आपको पता है आपका अकाउंट नंबर है, आप जानते हो आपका रिजर्व है, बट उसको हम टच नहीं कर सकते, है ना। तो वो क्या होगा, इनटेंजिबल होगा। टेंजिबल मतलब फिजिकली, इनटेंजिबल मतलब लॉजिकली। बात क्लियर हुई? यस मैम। हाँ, अब आते हैं स्ट्रोंग पे। ए टाइप ऑफ एंटिटी दैट हैज ए की एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी, ठीक है।
मतलब जैसे प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर एंटिटी इन द स्कीमा फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, इट हैज ए प्राइमरी की दैट इंश्योर इट्स यूनिकनेस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल इन एन ER डायग्राम। बेटा 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। ओके बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, कहाँ पे थे हम? स्ट्रॉन्ग एंटिटी में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक सीधा सा पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब है कि कोई प्राइमरी की होगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। वीक एंटिटी का मीनिंग है इट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स अलोन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। इट डिपेंड्स ऑन ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू बी आइडेंटिफाई। ए वीक एंटिटी इज एसोसिएटेड विद एन आइडेंटिफाइड एंटिटी। ठीक है, एक सेकंड क्या हुआ ये माउस को? A weak entity are represented by double rectangle. The participation of weak entity types is always total. The relationship between the weak entity type and its identifying strong entity type is called identifying relationship and it's represented by a double diamond. जैसे यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझे, कस्टमर और लोन ये दोनों क्या है? एंटिटी है। कस्टमर क्या है? एक एंटिटी है जिसके कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ये क्या है? इसके एट्रीब्यूट्स है। और ये क्या है? आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। इसके अंदर प्राइमरी की है और इसके अंदर क्या प्राइमरी की है आप मुझे बताओ। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज बताइए, कस्टमर में ऐसा क्या यूनिक है जो हम इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोल रहे हैं? अगर आपने कस्टमर आईडी वेरी गुड। क्या है यहाँ पे? कस्टमर आईडी जो कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, इस दैट द रीजन। वेरी नाइस, दैट्स द रीजन वी कैन कॉल इट स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फिर आता है लोन। लोन इज वीक एंटिटी क्योंकि यहाँ पे लोन नेम है और लोन डेट है। यहाँ पे ऐसा कोई भी यूनिक फीचर नहीं है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड वीक एंटिटी। और इसको हम डबल भी रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग है वो सिंगल में रहेगी, जो ये हमेशा याद रखना बेटा, जो स्ट्रॉन्ग है वो एक सिंगल में रहेगी एंटिटी में, और जो वीक है उसको हम डबल में करके रखेंगे। अब सिंपल सा एग्जांपल लग सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंसान है उसको किसी की नीड ही नहीं है, वो अकेला काफी है। इस लॉजिक से याद रख सकते हो, है ना? जो जिसको किसी की नीड ही नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग है अपने कंडीशन और अपने टर्म्स पे, उसको किसी की नीड ही नहीं है, उसको कोई प्रोटेक्शन चाहिए ही नहीं, वो अकेला काफी है। तो इसके लिए सिर्फ एक सिंगल रेक्टेंगल रहेगा। और जो वीक एंटिटी है, अब आप जानते हो जो वीक लोग हैं उनको तो हमेशा सपोर्ट्स की, हमेशा नीड्स की नीड रहती ही है। हमेशा उनको कभी किसी से कुछ चाहिए, उनको कभी जो दूसरों पर डिपेंडेंट है ना? तो उसको वो क्या रहेगी? आपकी वीक रहेंगे, वो उसको बोलेंगे वीक एंटिटी, और उसको प्रोटेक्शन चाहिएगी ही चाहिएगी किसी भी टर्म्स में। तो उसको हम डबल रेक्टेंगल में क्या करेंगे? उसको क्लोज करेंगे। बात समझ आई? और दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? बोरो का, और बोरो का भी होगा डायमंड शेप में, और ये भी कौन सा होगा? डबल होगा। बात समझ आई? से यस और नो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एट्रीब्यूट्स। Next one is attribute in ER diagram. Attributes are the properties that define the entity type. Obviously, जो हमने यहाँ पे इलिप्स बना रखी है, आप इसको इलिप्स बोल सकते हो, आप इसको ओवल्स बोल सकते हो। जो भी आपकी एंटिटी है उसके यूनिक जो भी फीचर्स है उसको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। Attribute are the properties that define the entity type. For example, for a student,
entity, roll number, name, date of birth, age, address and mobile number are the attribute that define entity type student. In ER diagram the attribute is represented by an oval. Oval भी से भी आप represent कर सकते हो, ellipse भी आप represent कर सकते हो. फर्स्ट वन इज की एट्रीब्यूट. की मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे. लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर आप कोई की एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके साथ में अंडरलाइन होगा, एक अंडरलाइन होगी जो आपको बताएगा कि ये आपका की एट्रीब्यूट है. The attribute which uniquely identify each entity in the entity set is called the key attribute. For example, roll number will be the unique for each student. ठीक है, उसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब अंडरलाइन के साथ ओवल. बात समझ आई? Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am, for this important thing, it will be underlined, correct? Yes, important thing मतलब जो आप यूनिकली हो. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का इनरोलमेंट नंबर है. Important attribute. Important attribute, it will be underlined. और आप एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हो, यूनिक एट्रीब्यूट, है ना. इंपोर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे नेम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, एड्रेस भी तो इम्पोर्टेंट है, बट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 बच्चों के नेम सेम हो सकते हैं, 3 बच्चों के नेम सेम हो सकते हैं, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका जो रोल नंबर है वो कभी भी आपका सेम होगा ही नहीं. और उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी की एट्रीब्यूट, राइट. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. कंपोजिट एट्रीब्यूट. Composite attribute, an attribute composed of many other attribute is called a composite attribute. For example, the address, right? एड्रेस में देखो, जब आप अपना एड्रेस लिखते हो आप क्या करते हो कि आप अपना स्ट्रीट नंबर भी लिखते हो, है ना, हाउस नंबर, फिर सिटी भी लिखते हो, फिर स्टेट भी लिखते हो और फिर कंट्री भी. ऑब्वियसली ये सारी बातें आपको लिखनी ही पड़ेगी अगर आपको अपना एड्रेस देना है तो, है ना. तो ये इन सबको मिला के आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट. अब ऐसा तो नहीं है आप सीधा इंडिया लिख दो बस. एड्रेस में अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, आप लिखो इंडिया. दैट इज नॉट द परफेक्ट, है ना, ये तो ठीक नहीं होगा. तो आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना पड़ेगा. आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड कंट्री प्रॉपर. बात समझ आई? Ma'am, for composite attribute, can we give example of car also? Because that also has many attributes, right? बट कार हो जाएगा आपका, आई थिंक मल्टी वैल्यू हो जाएगा कार, Multi-value. है ना. क्योंकि देखो एक पर्सन के पास एक कार थोड़ी अवेलेबल है, क्या पता उसके पास 2 कार हो, 3 गाड़ी हो, 4 गाड़ी हो, है ना. रिच लोग रखते ही है 4-5 गाड़ी अपने पास, तो वो किस में इंक्लूड होगी? मल्टी वैल्यू में. जहाँ देखो हम सब गाड़ियों के जो जैसे ब्रीजा है, बहुत सारी गाड़ी है, उन सबको मिला के हम एक गाड़ी थोड़ी ना बना रहे हैं. हाँ, एड्रेस में ये चीज जरूर कर रहे हैं. स्ट्रीट भी हमें पता होनी चाहिए, सिटी भी हमें पता होनी चाहिए, स्टेट भी हमें पता होना चाहिए, कंट्री भी मतलब पता होना चाहिए. मतलब इन सबको मिला के हम एक एड्रेस जनरेट कर रहे हैं. इस वजह से इसको बोला जाता है कंपोजिट. एट्रीब्यूट कंपोज ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड ए कंपोजिट एट्रीब्यूट. ठीक है, सबको मिला के एक बात बनाई जाए. गाड़ी तो डिफरेंट हो सकती है, तो उसको वो आएगा आपका, वो एग्जांपल होगा मल्टी वैल्यू में, जैसा कि फोन नंबर है. एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वैल्यू फॉर ए गिवन एंटिटी. एक से ज्यादा गाड़ी है आपके पास तो ठीक है, मल्टी वैल्यू है. जैसे फोन नंबर है, अब आप लोगों के पास जरूरी नहीं है कि एक ही फोन नंबर, सब रखते हैं 2-3, तो आज के टाइम में सभी रखते हैं एक पर्सनल नंबर, एक सभी को, है ना. तो ये क्या होगा आपका? 4 नंबर होगा. और ये डबल इलिप्स में इसको हम क्लोज करेंगे, इसलिए डबल ओवल से. ठीक है. फिर आता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट. ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है? एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी एज कैलकुलेट कर दी है मुझे, तो मैं आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी तो आप मुझे जो बताओगे डीओबी, उसी से तो मैं आपकी एज कैलकुलेट कर पाऊंगी. हाँ, अगर आप मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ बताओगे तभी तो मैं आपकी एज कैलकुलेट कर पाऊंगी. अगर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओगे नहीं तो मैं एज कैसे कैलकुलेट करूंगी? बात समझ आई? कि इसीलिए इसको बोला जाता है ड्राइव. हम ड्राइव, डीओबी से हम एज क्रिएट ड्राइव कर रहे हैं, डीओबी डेट ऑफ बर्थ से हम एज
फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, और साथ में ये डॉटेड में प्रेजेंट होगा, है ना। आप देख रहे हो ना इस इलिप्स को, डॉटेड में है ये, ठीक है। बात समझ आई? हेलो क्लास, ज्यादा Yes, ma'am. बोरिंग तो नहीं हुआ ना? देखिए, No, ma'am. relationship type and relationship set. A relation type represent the association between, वही दोनों के बीच में कनेक्शन जनरेट करना, रिलेशनशिप बताना, जैसे फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन है, टीच, है ना। ऐसे स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, इनरोल। आप इनरोल ही तो कर, आपने लोगों ने इनरोल ही तो किया है ना एमटेक में, सॉरी एमसीए में, तो वो क्या हुआ आपका रिलेशनशिप। A relationship type represent the association between entities type. For example, enrolled in a relationship type that exists between entity type student and the course. ठीक है। फिर आते हैं, आई थिंक अच्छा, अब हाँ देखो, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। अब ये भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, यूनरी, बाइनरी, अभी देखेंगे। द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट participating in a relationship set is called the degree of relationship. Unary, recursive relationship, when there is only one entity set participating in a relation. For example, one person is married to only one person. Obviously, शादी तो एक से ही करोगे ना, अब ये तो नहीं है बहुत सारों से कर लोगे। इसको क्या बोलेंगे हम, यूनरी। बात समझ आई? वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन। यस और नो? रिकर्सिव समझ आई क्या है ये रिलेशनशिप, Yes, ma'am. है ना। शादी तो हम एक से ही करेंगे, ये तो नहीं है कि बहुत सारों से कर लेंगे। तो ये आपको किस में आ जाएगा, 1-to-1 में। वन पर्सन एंगेज विद अनदर पर्सन, बस ओनली, साथ में ये भी लिखोगे ओनली वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन, ठीक है। फिर आते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। इसमें देखो, when there are two entities set participating in a relationship, और टू एंटिटीज कैसे, स्टूडेंट और कोर्स, स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप तो है। जैसे अगर स्टूडेंट अगर कोर्स में इनरोल कर रहा है, स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, ठीक है, ये क्या हुआ आपका बाइनरी। वेयर देयर आर टू एंटिटीज, ठीक है। बात समझ आई So, बाइनरी की? ma'am, here enrollment number will be relationship, right? For binary हाँ। relationship. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनरोलमेंट नंबर तो आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी तो आप इनरोल कर पाओगे, Yes. ठीक है। अब आते हैं टर्नरी। अब इसमें क्या होंगे, तीन एंटिटीज। यूनरी में सिर्फ एक एंटिटीज था, बाइनरी में दो एंटिटीज हुई, टर्नरी में तीन एंटिटीज होंगे। व्हेन देयर आर थ्री एंटिटीज सेट पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप, स्टूडेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर। अब ये भी तो आपको बताएगा ना कि कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में जाते हो, आप रिसेप्शन पे जाते हो, एडमिन ब्लॉक में जाते हो, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है ना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये पासवर्ड्स होने चाहिए, राइट। बात समझ आई? टर्नरी समझ आया? आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes, ma'am. ठीक है। एन एरे रिलेशनशिप, इसका मीनिंग क्या है, व्हेन देयर आर एन एंटिटीज। अब यहाँ पे एन मीन्स कोई भी वैल्यू, 0, 1, 2, 3, एन की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, है ना। ऐसे हम रख रहे हैं, 1 में हमने रखा, 2 में रखा, 3 में रखा। सेट पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन एरे रिलेशनशिप। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ही तो कराने जाएगा, ठीक है। तो जो आपके रिलेशन पेशेंट और हॉस्पिटल का क्या रिलेशन हुआ, ट्रीट का हुआ। लेकिन अब ये तो है नहीं पेशेंट सिर्फ हॉस्पिटल जाके गेट को टच करके आ जाएगा, नहीं, है ना। डॉक्टर से भी मिलेगा वो, डॉक्टर उसको कुछ प्रिस्क्राइब भी करेगा कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी है, आपकी ये डिसीज है और आपको इसके रिगार्डिंग ये आपको मेडिसिन लेनी है। बात समझ आई? इस वजह से जो एंटिटीज है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे। बात समझ आई है? फिर आते हम कार्डिनैलिटी पे। कार्डिनैलिटी ये करेंगे हम कल, ठीक है। अभी 5 मिनट बचते हैं, 5 और 6 मिनट। कार्डिनैलिटी का जो टॉपिक है हम कल डिस्कस करेंगे। पर बेटा मुझे इतना बताओ कि आज हमने जो भी डिस्कस किया वो समझ आया कि नहीं आया? आप कुछ मुझे बताना चाहते हो कि मैम ऐसे पढ़ाओ, हमें थोड़ा स्पीड में ज्यादा हो, ठीक है। जो आपके फीडबैक है मुझे फीडबैक बताओ, फिर कल हम उसके अकॉर्डिंग रीड करेंगे, ठीक है।
Okay. ओके ओके, थैंक यू दीक्षा। यस अनुपम। मैम ये हम सारा सिलेबस ऐसे कवर कर पाएंगे इतने टाइम पीरियड में? ये आज थोड़ा सा है ना ज़्यादा ही, मतलब अब मैं ट्राई करूंगी, और मैं शायद आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, मतलब हम आप ना थोड़ा पहले से रीड करके आओ, क्योंकि अपने जो काउंसलिंग सेशन है ना वो है अपना 2 आवर्स का, और लैब आ जाएंगे 3 आवर्स की, तो मैं बिल्कुल ही ट्राई करूंगी कि सारा कंप्लीट हो। बट मुझे ये बेटर रहेगा और आप लोगों को भी बेटर रहेगा कि आप पढ़ के आओ थोड़ा सा पहले, और जो आपकी क्योरीज है ना वो आप क्वेश्चन पुट अप करो। जैसे आज थोड़ा सा हमने लेंथी लिया, हर एक चीज को मैंने बिल्कुल ही बेस पॉइंट से समझाया है। थैंक यू तो प्रणव। हाँ मैम जी। इसमें फिर कैन यू टेल अस कि कौन सी क्लास से पहले कितना या क्या पढ़ के आना है? एक चीज यस तो मेरे को यस ये था। बिल्कुल, दूसरा जैसे मैम इसमें हाँ जी। असाइनमेंट की डेट भी आई थिंक 30 अप्रैल है। तो ओके, असाइनमेंट तो हमने भी तो सिलेबस कवर नहीं किया होगा, तो असाइनमेंट कैसे करेंगे? वही ना, तो यही मैं बात बोल रही हूँ। जैसे आज मुझे कराने थे 3 यूनिट, और आज शायद मेरी 1 यूनिट हुई है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेकंड और थर्ड जो यूनिट है उसको आप एक बार रीड करके आए, तो ताकि हम कल जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कर, बल्कि जो आपके डाउट्स है वो, जैसे एक बार मैं कंसेप्ट समझाऊंगी, फिर आपके डाउट्स लूंगी, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूनिट 2 और 3 एक बार पढ़ के आए, रीड करके आए। इस यही रीजन होगा हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और मैम ठीक है, असाइनमेंट कैसे करेंगे? असाइनमेंट बेटा आपको खुद से करना होगा, जो डाउट्स है आप मुझे बताओ, क्योंकि असाइनमेंट तो बच्चों के लिए दिए जाते हैं ना। ये दीक्षा का क्या डाउट्स आ रहा है? असाइनमेंट शीट्स पर बनाना है, वी कैन डू बेटा। अगर ये आप अगर उस पे बनाओगे ना फिजिकली पेन पेपर पे, तो वो ज्यादा बेटर होगा, फिर उसको आप फोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर शीट्स पे बनाओ, A4 साइज शीट्स आती है ना, उस पे बनाओ असाइनमेंट, और उसको फिर अपलोड कर देना फोटो लेके, और ट्राई करो असाइनमेंट बनाना अपना जल्दी से जल्दी। ओके। मैम असाइनमेंट का फर्स्ट पेज भी हमें खुद बनाना होता है या फिर वो एक फॉर्मेट जो होता है वो हमें लगाना है? वो एक बार है ना, अम, वैसे आप अपना इनरोलमेंट नंबर, नेम, जो आपका स्टडी सेंटर है, ये सब तो आप लिखो ही लिखो। अगर फॉर्मेट मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आपकी डिटेल्स तो वहां पे होंगी ना। ठीक है, अब अपना एक जो फर्स्ट पेज है वो आप अपना कंप्लीट इन्फो लिखे उसके अंदर, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि फॉर्मेट कहीं ना कहीं होगा। आप अपनी फुल डिटेल फर्स्ट पेज पे लिखें अच्छे से प्रॉपर वे में, और फिर आपको फिजिकली जाके सबमिट करना है या आपको अपलोड करना है, वो आप एक बार इंस्ट्रक्शन रीड कर लो। मैम प्रोग्राम गाइड में फॉर्मेट भी दिया हुआ है और अपलोड करना है LMS पे। हाँ, अपलोड तो करना ही करना है। अगर फॉर्मेट दिया हुआ है तो प्लीज आप शेयर कर दें यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी स्टूडेंट उसको फॉर्मेट को फिल करें, सभी के लिए बेटर होगा। अगर किसी भी के भी पास फॉर्मेट है तो बेटा प्लीज शेयर करें ग्रुप में, सभी बच्चे उस चीज का बेनिफिट ले, तो सभी के लिए अच्छा हो जाएगा ये। मैम असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेरी है कि क्या हम उसे टाइप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में प्रोग्राम लिखना है या सूडो कोड लिखना है, तो वो इजी नहीं हो पाएगा अगर हम उसे टाइप कर पाए तो, रादर देन राइटिंग। ठीक है, वो आप मतलब टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना फिर। दिव्या ऐसा तो पॉसिबल ही है बेटा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, या आप ना अपने क्लास का खुद से क्रिएट कर सकते हो। वैसे अपने क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लो और सभी बच्चे उस पर ज्वाइन हो जाओ, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। कोई भी इन्फो आएगी तो सभी उसको रीड कर सकेंगे, है ना। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ज्यादा बेटर है। इसके बाद कोई सेशन है हम लोगों का, क्लास है नेक्स्ट? Yes, ma'am. अच्छा, टाइमिंग क्या डिस्क्रीट है? मत कर सकता हूँ। ओके, डिस्क्रीट में, ठीक है। 11 बजे से मैम, सॉरी, 11 बजे से। अच्छा 11 से 1 होगा फिर, है ना? राइट मैम। Yes. ओके, सेम लिंक है? हाँ सेम लिंक है मैम। ओके, ये संचित ने देखो व्हाट्सएप शायद यहाँ पे स्टार्ट किया है ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लो, आप लोगों के लिए सभी के लिए बेटर होगा। कोई भी इन्फो आएगी तो आप, जैसे वो होता है ना फॉर्मेट असाइनमेंट का, ऐसे कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन दिस ग्रुप। Ma'am, in attendance, how do we have to take? बेटा हाँ, अटेंडेंस का क्या है कि मैंने नोट कर ली है पेन पेपर पे जो आपने यहाँ पे शेयर की, और साथ में जो ये सेशन है वो रिकॉर्डेड है, तो कोई इशू नहीं होगा, हम अपने आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे।
joined in little late, ma'am. So how am I? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, जो जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है सेशन को, और मैंने पेन पेपर से भी नोट किया है, तो अटेंडेंस हो जाएगी, डोंट वरी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके बच्चा। मैम ये जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट नहीं, सिर्फ फाइल्स, वो कहाँ सबमिट करनी होंगी? वो जब आपका प्रैक्टिकल होगा उस टाइम आप लेके आओगे जो आपका स्टडी सेंटर है। ओके चलिए बताएंगे क्या करना है, प्रैक्टिकल्स कैसे लिखने हैं? चलिए बेटा वाइंड अप करते हैं सेशन, ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू। कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। ओके बच्चा, ओके, थैंक यू।